क्रेडिट कार्ड को लेकर समझ आ रही है और इसीलिए इसका इस्तेमाल भी हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है। इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी पॉपुलर है कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो हैं अभी मार्केट में मौजूद हैं। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आसानी तो होती है, आप जब चाहो खर्च कीजिए करें और फिर जब बिलिंग साइकिल पूरा होता है उसके बाद भी आपको 20 दिन 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसके भुगतान के लिए। ऐसे में आप जो भी चाहे वो खरीद लेते हैं और धीरे धीरे उसका पेमेंट करते रहते हैं, लेकिन कई बार लेन देन में लापरवाही भी हो जाती है और ये आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं विशाल आहूजा, फाउंडर हैं ब्लू लेक कैपिटल मैनेजमेंट के, सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर भी हैं और पूर्व बैंकर भी हैं। विशाल, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। सबसे पहले तो ये सवाल कि जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें कई बार कुछ एडेड जो है फीस लगी रहती है, ये बैंक्स जो है वो गलती से लगाते हैं या धांधली है? और बिल भुगतान करने से पहले आपको अपने बिल को कैसे वेरीफाई करना चाहिए, आप क्या सलाह देते हैं विशाल? सबसे पहले प्रियंका जी, शुक्रिया, आपने मुझे मनी9 के इस लोकप्रिय मंच पे अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दिया। देखिए, आज के इस युग में क्रेडिट कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तु हो गया है। ये ग्राहकों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन बन गया है। इसने हमारे जो कैश संभालने और कैरी करने की जो मसला था वो पूरी तरीके से इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड ने हल कर दिया है। आज जैसे आप बता रहे थे, भारतवर्ष में हर दिन लाखों क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और करोड़ों का व्यापार होता है क्रेडिट कार्ड जरिए। तो जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद में जो चीज़ हो रही है उसमें थोड़ी बहुत धांधलियाँ या इर्रेगुलरिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सारे बैंकों में कुछ इर्रेगुलरिटीज होने की जो चांस है वो जरूर होती है, चाहे वो जितना बड़ा बैंक भी क्यों ना हो। शुरू से जैसे आप कार्ड जब इशू होता है या कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये सारी एक कॉम्बिनेशन होती है मैनुअल जो इंसानों के द्वारा की जाती है और एक कंप्यूटर के सहायता से कॉम्बिनेशन से ये इशुएंस और ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उसमें जो एरर्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब आप कार्ड लेते हैं तभी कार्ड के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे एनुअल मेंबरशिप चार्ज होती है या उसके बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं उसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं। तो ये चीज़ें अगर नज़रअंदाज कर दी तो आपको उसकी चार्जेस क्रेडिट कार्ड बिल में आपको ज़रूर दिखेंगी। मे बी आपको 1 साल बाद दिखे, या जैसे आपने अपना लिमिट क्रॉस किया तो वो चार्जेस आपको उसमें दिख सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बैंक्स आजकल स्पेंड बेस्ड कार्ड प्रोवाइड करते हैं। स्पेंड बेस्ड का मतलब ये होता है कि वो आपकी स्पेंडिंग जो कैपेसिटी है या आपके जो पैटर्न है उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट और उसकी लिमिट और उसके फीचर्स देते हैं। बट उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको इतना मिनिमम स्पेंड महीने या सालाना करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने ये निगलेक्ट कर दिया कि आपने उतना मिनिमम स्पेंड अगर आपने कार्ड पे ना किया हो तो आपको उसके चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ये जब आप साइन अप कर रहे हैं, आपके जो सेल्स अधिकारी जिसने आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया है उसके साथ बैठ के आपको उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल और दे सकता हूँ। जैसे आजकल लाउंज एक्सेस, फ्री लाउंज एक्सेस का जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी सारे बैंक ये सेल्स पिच दे के कार्ड्स बेचते हैं कि आप हमारा कार्ड लीजिए और आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। बट इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे आपके जो नंबर ऑफ विजिट्स है लाउंज में वो लिमिटेड होते हैं। तो लाउंज एक्सेस जबकि काफ़ी पॉपुलर एक सुविधा देते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बट उसके साथ उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें ये होता है दैट अगर आप साल के 5 से ज़्यादा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, साल में अगर आप 5
विजिट से ज्यादा आप अगर लाउंज एक्सेस कर लेते हैं तो आपको उसके चार्जेस भरने पड़ते हैं। तो इस तरह के चार्जेस जो हैं वो जुड़ सकते हैं आपके बिल में कुछ भी, इसलिए इसे समझें। हो सकता है पहले साल नहीं जुड़ रहे हो, दूसरे साल से जुड़ सकते हैं, कुछ लिमिट होगी उसके बाद जुड़ सकते हैं। तो जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल आपके पास आता है तो सारे चार्जेस को ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि जब आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं ना, तभी बात करके एक क्लैरिटी रखिए। विशाल, क्रेडिट कार्ड में इन दिनों रिवॉर्ड पॉइंट्स जो होता है ये भी दिया जाता है, इसे रिडीम करने का क्या बेस्ट तरीका होता है? एक तो आपने जो लाउंज एक्सेस की अभी बात की, ये भी तो ऐसे ही रिडीम कर सकते हैं आप, वो रिवॉर्ड कुछ मिलते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये कई बार लोग इसे समझते नहीं और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। करेक्ट। सो ये रिवॉर्ड पॉइंट की जो सुविधा क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा और बेनिफिट है सभी ग्राहकों के लिए। एंड इसकी जो क्लेम करने की जो प्रोसेस होता है वो भी सिंपल ही होता है, बट ये काफ़ी स्पेशली भारतवर्ष में ये बहुत निगलेक्ट किया गया एक सेगमेंट है। इसमें आप जैसे जैसे अपना स्पेंड करते हैं और जो आपको क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट दिया गया है, उस हिसाब से हर रुपया या 100 रुपया खर्च करने पे आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्रेडिट आपके अकाउंट में दिया जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप या तो कैश में कर सकते हैं, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल में ही वो उतना रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्ट करके कैश में उसका अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप उसके कार्ड को आप रिवॉर्ड पॉइंट को आप कूपन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कूपन्स में आपको बहुत सारे बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत सारे टाई अप्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, फिर उनकी फ्लाइट टिकट, तो ये सारी चीजें आप रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए ही कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ कस्टमर्स, ग्राहक ऐसे होते हैं जो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं एंड वो उसका बहुत गहराई से उसकी ट्रैकिंग करते हैं। इसमें कार्ड वेरिएंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। कोई अगर आपके पास हाई एंड कार्ड होता है तो वो आपको 1 रुपए पे आपको 50 का कन्वर्जन भी आपको देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अगर 1 लाख पॉइंट्स हैं तो आप 50,000 रुपए की भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ट्रैक कीजिए और इसका फायदा उठाइए। राइट। अब मैं ये समझना चाहूंगी कि एमडीआर जो है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये हमेशा चर्चा में रहता है। ये ग्राहकों से कब वसूला जाता है और ये कितना हो सकता है, इसका बोझ कितना पड़ता है? तो प्रियंका जी, देखिए, एमडीआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा डिस्कशन में रहता है। बिकॉज जो रेगुलेटर है वो ये कहता है कि फाइनल ग्राहकों को ये एमडीआर पास ऑन नहीं होना चाहिए। एमडीआर का मैं आपको एक जल्दी से डेफिनेशन समझाता हूँ। एमडीआर बेसिकली होता है अरेंजमेंट बिटवीन क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड उस जो मर्चेंट होते हैं, जो शॉप्स होती है, उनके बीच में अरेंजमेंट होता है। ये ऑन एन एवरेज 1.5% से लेके 2% तक जाता है ऑन द वॉल्यूम। अब ये जो होता है, ये इसका जो खर्चा है वो मर्चेंट को ही उठाना होता है। जो बड़े मर्चेंट्स होते हैं वो जनरली ये खर्चा उठा लेते हैं, बट जो छोटे मर्चेंट्स होते हैं या जिनका मार्जिन कम होता है उनके प्रोडक्ट पे, तो वो उसका जो एमडीआर का जो कॉस्ट है वो ग्राहक के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। ये है जो आप जनरली मर्चेंट को ही अब्सॉर्ब करना होता है, बट ये कभी कभी ग्राहकों के ऊपर भी पास ऑन किया जाता है। तो क्या मैं इसे कॉन्टेस्ट कर सकती हूँ? अगर मुझसे एमडीआर लिया जाए तो मैं क्या जिस कंपनी का मेरे पास क्रेडिट कार्ड, उन्हें बोल सकती हूँ कि ये मुझसे क्यों लिया जा रहा है, और मुझे पता चलेगा क्या कि मुझसे एमडीआर वसूला गया है? तो नहीं, अगर ये आपके और मर्चेंट के बीच की एक्चुअली नेगोशिएशन होती है। इसमें बैंक का जो रोल है वो कम होता है। बिकॉज मर्चेंट जो है वो अगर आप 1,000 रुपए की चीज ले रहे हैं उससे, तो वो 1,000 रुपए प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाता है, और उसके ऊपर फिर वो 1.5% ऐड करता है। तो वो जो भी 100 रुपया उसके ऊपर ऐड करके फिर वो आपको 1,100 रुपया या 1,150 का बिल आपको देता है।
बट ये जो चीज है ये एक मर्चेंट और बायर के जो बीच की ग्राहक बात है है। के इनफैक्ट बीच की मुझे ये समझ में नेगोशिएशन। आ रहा है कि हम इसलिए जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आप कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं, तो आप डेबिट कार्ड से करने वाले हैं, आप क्रेडिट कार्ड से करने वाले हैं, तो वो उस कॉस्ट को फिर उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो एमडीआर जो है वो आपको मर्चेंट एग्जैक्टली। की तरफ से ये जो भार है ये कंज्यूमर पर जाता है। एसबीआई ने एग्जैक्टली। एक स्पेशल कार्ड अभी जारी किया है, इसमें कैशबैक का ऑफर दिया जा रहा है। ये जो कैशबैक है ये रिवॉर्ड की हमने अभी बात की थी, ये रिवॉर्ड पॉइंट से अलग होता है, तो क्या बेटर होता है ये, और इसे आप कैसे जो है क्लेम करते हैं कैशबैक? और क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लोग शॉपिंग करेंगे, तो ये कैशबैक और रिवॉर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तब लोगों के लिए, क्योंकि शॉपिंग भी बड़ी करते हैं फेस्टिवल सीजन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कैशबैक काफी रिसेंटली इसने काफी पॉपुलैरिटी गेन की है, और ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है जो कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। ये रिवॉर्ड पॉइंट से विभिन्न है, जैसे आपने बताया। अब कैशबैक दो तरीके का होता है। एक कैशबैक तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने तरफ से ग्राहकों को देते हैं। जनरली जो आप यूटिलिटी बिल्स भरते हैं, आपका गैस का बिल हो गया या आपका फोन बिल हो गया, ये यूटिलिटी बिल जो आप भरते हैं वो आप बैंक के क्रेडिट कार्ड में अगर रजिस्टर करेंगे कि हर महीने आपका डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से वो पैसा यूटिलिटी का पेमेंट हो जाए, उस पे आपको बैंक अपने तरफ से कुछ कैशबैक ऑफर देते हैं, जो जनरली उनकी एक लिमिट होती है कि आप हर महीने 100 या 150 या 200 रुपए तक का कैशबैक उस पर ले सकते हैं। और ये जनरली बैंक करते हैं अपनी स्टिकीनेस, हम बोलते हैं कि ग्राहक और बैंक का जो संबंध है वो जुड़ा रहे, उसके लिए स्टिकीनेस बढ़ाने के लिए बैंक ये कैशबैक ऑफर देते हैं। दूसरा जो कैशबैक स्कीम है ये प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से मिलता है। सो ये जो जनरली मशहूर होता है और वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। जैसे अगर आप कोई भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम या फर्नीचर शोरूम में जाते हैं, वहां पे कोई बड़ा आपको प्रोडक्ट खरीदना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या जैसे आपने बताया फेस्टिवल सीजन है, तब ये कैशबैक ऑफर्स जनरली उभर के आते हैं। तब तो ये कैशबैक जो होता है ये प्रोडक्ट कंपनी बेयर करती है इसका कॉस्ट, ये बैंक जनरली बेयर नहीं करते हैं। तो और ये जो है बैंक प्रोडक्ट कंपनी से रिकवर करता है, बिकॉज प्रोडक्ट कंपनी अपनी बेसिकली सेल्स इससे बढ़ा रही है। तो ये कैशबैक जो होते हैं 7% या 5% या उसकी वैल्यू भी होती है, वो प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से होता है। और जनरली ये आपके क्रेडिट कार्ड बिल में 2 से 3 महीने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, क्रेडिट मिलता है उसका। राइट। अब एक और टची इशू ये रहता है कि कंपनियां जो हैं आपकी रकम को ईएमआई में कन्वर्ट करती है। ये कुछ लोगों के लिए आसानी रहती है, और कुछ लोग जो हैं इस ईएमआई के चक्कर में जो है वो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे, कब आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहिए, कब नहीं, इसके नुकसान क्या होते हैं? जी बिल्कुल। सो प्रियंका जी, आजकल मेन जो क्रेडिट कार्ड का मैं अगर आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन यही होता है उनका ऑब्जेक्टिव कि एक तो वो उनके जो क्रेडिट कार्ड के सेल्स बढ़ाएं, और जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग बुक है क्रेडिट कार्ड की वो बढ़ाएं। तो अब ईएमआई फैसिलिटी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ग्राहकों को इसके लिए देता है ताकि वो ये दो चीजों का उनका बढ़ावा हो सके। अब ईएमआई जो फैसिलिटी होती है इसमें जनरली 2-3 किस्म की ईएमआई फैसिलिटीज क्रेडिट कार्ड कंपनीज देती हैं। जो बहुत लोकप्रिय है उसे जीरो इंटरेस्ट ईएमआई बोला जाता है। तो ये ग्राहकों के लिए बुरा नहीं है, बिकॉज इसमें ग्राहकों को कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, और वो कोई एक बड़ी जो वस्तु है, जो महंगी वस्तु है, वो परचेज कर सकते हैं आसान किस्तों में। तो ये ईएमआई, अगर जीरो ईएमआई फैसिलिटी अगर उन ग्राहकों को मिलती है तो ये डेफिनेटली वो ले सकते हैं, बिकॉज उसमें उनको एक प्रोसेसिंग फीस जरूर देनी होती है, तो वो बैंक की कमाई होती है। बट उसके अलावा जो ईएमआई का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कंपनी जो है, जैसे अगर कोई आप महंगा मोबाइल फोन ले रहे हैं तो जो कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी, वो बैंक को वो ईएमआई का इंटरेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करती है, और जो ग्राहक है उन पे वो पास ऑन नहीं होता है। तो जीरो कॉस्ट जो ईएमआई है वो डेफिनेटली, नया प्रोडक्ट कुछ सामान खरीद रहे हैं तब आप ईएमआई की सहूलियत लेंगे, तो ये सही है, राइट?
जी बिल्कुल, बट आपको उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस देखना जरूरी है। ठीक है। अगर जीरो कॉस्ट है और कोई हिडन चार्जेस नहीं है तो जरूर आप वो ले और सकते हैं। नुकसान कब हो सकता है, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि जब आपका बिल बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है और आप बार बार उसे पे नहीं कर पा रहे, तब भी आप उसे ईएमआई में ब्रेक करते हैं, इसकी सलाह आप देते हैं? तो ईएमआई में नुकसान है अगर आप अपना बिल का जो पेमेंट है हर टाइमली करते हैं, जैसे ड्यू डेट होता है उससे पहले अगर आप पूरा बिल का पेमेंट करते हैं, उसमें उसी में ईएमआई का भी जो अमाउंट है वो जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप वो ड्यू डेट से पहले अगर आप पे कर देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज ये याद रखनी चाहिए दर्शकों को कि ईएमआई में जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें फिर उनको बैंक रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है। वो रिवॉर्ड पॉइंट की जो फैसिलिटी है वो उन्हीं कस्टमर्स को मिलती है जो वन शॉट पूरा पेमेंट करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। ईएमआई पे उनको फिर वो रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा नहीं मिलती है। ओके, चलिए कुछ सवाल रखते हैं विशाल, जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। एसपी वर्मा जी का सवाल लेते हैं। मेरे क्रेडिट कार्ड का 52,000 रुपये का बिल आया था, इसका मैंने भुगतान कर दिया, बाद में पता चला कि इसमें 9,000 की ट्रांजैक्शन गलती से जोड़ी गई थी। इस बारे में मैंने कस्टमर केयर पर शिकायत की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये पैसा मुझे कैसे वापस मिल सकता है? क्या सजेस्ट करेंगे वर्मा जी को, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल वर्मा जी, अगर आपने ये कंफर्म कर लिया है दैट ये 9,000 का जो ट्रांजैक्शन है ये गलत आपके अकाउंट में ऐड हुआ है, तो इसके लिए आप बिल्कुल डिस्प्यूट या आप इस पे आप कंटेस्ट कर सकते हैं बैंक के साथ। बैंक जनरली आपको बैंक के ब्रांच शाखा में अगर आप जाते हैं तो वो एक डिस्प्यूट फॉर्म आपको देता है, वो आप भर लीजिए और वो आप सबमिट कर लीजिए। फिर बैंक का क्या है, एक टाइम शुरू हो जाता है कि उसी टाइम के अंदर उनको आपको रिवर्ट देना जरूरी है। अगर उस टाइम तक आपको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो आप फिर इसको एस्केलेट कर सकते हैं। बैंक के अंदर ही ग्रीवियंस डिपार्टमेंट भी होता है और ओम्बड्समैन भी होता है, या आरबीआई में बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है। तो आप इन डिपार्टमेंट्स में जाके आप एस्केलेट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको इसका जो रिवर्सल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो पैसे हैं ये आप बिल भर दीजिए, जो 9,000 के साथ आप बिल भर दीजिए, बिकॉज इसमें नहीं तो क्या होगा कि वो अगर आपने ये 9,000 नहीं भरा तो उस पर आपको फाइनेंस या इंटरेस्ट कॉस्ट चार्जेस उस पर जुड़ते जाएंगे। तो आप 9,000 पूरा बिल भर दीजिए और बाद में आपको बैंक जरूर उसका रिवर्सल दे देगा। तो आप बैंक के पास जा सकते हैं और उसकी टाइमलाइन पता कीजिएगा कि उनको कितने समय में जवाब देना है। नहीं जवाब आता है तो एस्केलेट कीजिए। और आप आरबीआई भी बहुत अच्छी एक कंप्लेंट फोरम चलाता है, वहाँ पर भी जाकर आपको ऑनलाइन उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रमोद कुमार का सवाल लेकर आते हैं। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के अगस्त के बिल का पूरा भुगतान कर दिया था, सितंबर के बिल में मुझे पिछले महीने के बिल पर ब्याज जोड़कर भेजा गया है। कस्टमर केयर से बात करने पर पता चला कि पिछले महीने के बिल में एक ट्रांजैक्शन नहीं जोड़ पाई थी, वो इस महीने के बिल में अब शामिल कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या ये सही है या इसमें प्रमोद जी को कुछ बैंक से बातचीत करनी चाहिए? तो प्रमोद जी बिल्कुल ये आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है। आपने अगर जो आपने एक प्रोडक्ट लिया उसमें अगर बैंक ने पिछले महीने के बिल में उसको ऐड नहीं किया है और उसका आपको इंटरेस्ट भी उस पर उन्होंने लेवी कर दिया है, तो आपको सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, आपको सिर्फ वही भरना होगा। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको बैंक डेफिनेटली रिवर्स करके देंगे। आपको बैंक के कर्मचारी से कांटेक्ट करना चाहिए। एंड जैसे मैंने पिछले सवाल में भी बोला, आपको पूरा जो अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ अभी भरना है, सो दैट आपको वो जो आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप अवॉइड कर सकें कि आपको उस पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। आप पूरा अमाउंट अभी भर दीजिए और जो जितना सिर्फ इंटरेस्ट आपको एडिशनल लगा है वो बैंक आपको डेफिनेटली रिवर्सल कर देंगे। थैंक यू सो मच विशाल, आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, क्रेडिट कार्ड को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ये बताया। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी।